जब मैं 12 साल की थी, मेरा 16 साल का सौतेला भाई मेरे साथ एक ही रजाई में सोता था और रोज रात को मुझे कोई चीज चुभती थी। उस वक्त मैं नादान थी, लेकिन एक दिन मैंने परेशान होकर उस चुभती चीज को पकड़ ली तो मेरे भाई ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मेरे साथ जो किया, मेरी चीख निकल गई। मेरा नाम रेखा है और मैं एक अस्पताल में आया का काम करती हूँ। अब मैं 22 साल की हो चुकी हूँ और बचपन में हुई एक घटना से मेरी जिंदगी पूरे तरीके से बदल चुकी थी। अस्पताल में मेरी नाइट ड्यूटी लगी हुई है और मैं रात को 8 बजे काम पर आ जाती हूँ और सुबह 8 बजे घर चली जाती हूँ। एक दिन अस्पताल में एक पेशेंट आया जिसकी देख रेख की जिम्मेदारी मुझे दी गई। जब मैं उस 26 साल के पेशेंट के पास गई तो उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और डर के मारे वक्त मानो थम सा गया। मैं जल्दी से मास्क पहन के अपना चेहरा छुपा लिया और यही उम्मीद कर रही थी कि वह पेशेंट मुझे पहचान न पाए। ऐसे भी यह पेशेंट मुझे नहीं पहचान पाएगा क्योंकि मुझे वह तब पहचानता था जब मैं 12 साल की थी। नर्स ने बताया कि वह किसी के साथ मारपीट करते हुए घायल हुआ है और मैं मन ही मन यही दुआ मांगने लगी कि वह मर जाए। आया होकर किसी पेशेंट के लिए ऐसी दुआ नहीं मांगनी चाहिए। जब वह सोता था मुझे लगता था कोई ऐसा इंजेक्शन दे दूं कि वह मर जाए, लेकिन मैं ऐसा गंदा काम नहीं कर सकती थी, मेरी नौकरी चली जाएगी। वह पेशेंट जब थोड़ा ठीक हुआ तो मेरी तरफ अजीब निगाहों से देखने लगा था। मैं अपना चेहरा और बाल छुपा कर रखी थी पर वह मेरी आंखों में घूरता रहा जैसे कि कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो और मैं यही दुआ मांगती कि वह मुझे पहचान न पाए क्योंकि मेरी जिंदगी का दर्दनाक हादसा वहीं से शुरू हुआ था और उसके बाद मैं एक के बाद एक ठोकरें खाती रही थी। कुछ दिनों में वह लड़का डिस्चार्ज हो गया। मैं भेष बदलकर उसका पीछा करने लगी। मैं उसके बारे में पता लगाना चाहती थी कि वो कहाँ रहता है और किसके साथ रहता है क्योंकि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरा सौतेला भाई था। जब मैं 11 साल की थी तो मेरी माँ, पापा और मैं एक साथ सुखी परिवार थे, लेकिन तभी एक दिन हमारे पड़ोस में उषा आंटी और उसका बेटा रहने को आया। उषा आंटी एक विधवा थी। वह अक्सर मेरे घर पर आ जाती थी और मेरी माँ से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन उस वक्त क्या पता था यह औरत और उसका बेटा हमारी जिंदगी पूरी तरीके से नरक बना देंगे। एक दिन मेरी माँ को बहुत बुखार आ गया और वह बिस्तर पर पड़ गई। बहुत डॉक्टर का इलाज करने के बाद भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या हुआ है। मोहल्ले की एक औरत ने कहा कि जरूर उषा आपको कुछ मिलाकर खिलाती होगी, वह अच्छी औरत नहीं है, उसको आपके पति के साथ कई बार बात करते हुए देखा है। एक विधवा औरत जात को पराये मर्द से आखिर क्या काम है। उषा आंटी तो अक्सर घर पर आती और मम्मी को अक्सर खाना बनाकर खिलाया करती थी। उस औरत की बात से मेरी मम्मी को शक होने लगा और आंटी का घर पर आना बंद कर दिया। उषा आंटी के हाथ से खाना खाना भी बंद कर दिया और उसके बाद मेरी मम्मी धीरे धीरे ठीक होने लगी। अब माँ को लगने लगा था कि जरूर औरत का कुछ गड़बड़ है। कभी कभी उषा आंटी मुझे मिल जाती थी पर मैं उनसे दूर रहने की कोशिश करती थी क्योंकि क्या पता उनके दिल में क्या है। मैं भी कई बार पहाड़ पापा को और उसको आपस में बात करते हुए देखा। मेरी माँ और पापा में भी अक्सर झगड़ा हो जाता था। मुझे समझ नहीं आता था दोनों में किस बात का झगड़ा होता है क्योंकि मैं अपने कमरे में सोती थी और उनके कमरे से झगड़े की आवाज आती थी। एक दिन मेरी माँ मर गई। मैं मात्र 12 साल की थी। मेरी माँ की मौत मेरे लिए एक बहुत ही दर्दनाक हादसा था पर मुझे यह बात समझ नहीं आई थी कि आखिर उनकी मौत कैसे हो गई क्योंकि मेरे पापा मुझे मेरी माँ के करीब नहीं जाने दिए थे। मैं बहुत रोई थी और रो रो के मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था और कुछ ही दिनों में मेरे पापा ने उषा आंटी से शादी कर ली और वह और उनका बेटा राजेश हमारे घर पर रहने आ गए थे। मुझे उषा आंटी बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि कहीं ना कहीं उसके वजह से ही हमारे परिवार में इतनी मुसीबत आई थी। मेरे पापा और मेरी सौतेली माँ एक कमरे में सोते थे और मेरे कमरे में मेरे सौतेले भाई को सोने को कह दिया। अब वह मेरे साथ सोने लगा था। मैं उस वक्त एक नादान बच्ची थी और मेरा भाई एक 16 साल का जवान लड़का। मुझे बहुत ही अजीब सा लगता था उसके साथ सोने में, पर हमारे घर में सोने के लिए और कमरा नहीं था। मजबूरी में ही मुझे
उसके साथ सोना पड़ता था। कभी कभी उसकी हरकतें देखकर मेरा दम घुटने लगता था। अजीब अजीब गंदी हरकतें करता था। मैंने कई बार कोशिश की अपने पापा को बताने की, पर मेरे पापा उषा आंटी के प्यार में इस कदर पागल थे कि मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन मैंने पापा से कहा कि राजेश भैया जोर जोर से सांस लेते हैं, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे उनके साथ नहीं सोना। तो मेरे पापा इस बात पर मुझे डांट देते और मुझे अपनी मरी हुई मम्मी का याद आने लगता था, जो मुझे इतने प्यार से रखती थी। उषा मम्मी तो बस मुझे डांटती धमकाती रहती और घर के कामकाज भी सिखाने लगी थी। कहती थी आज नहीं तो कल तेरी शादी हो जाएगी, फिर ससुराल में जाकर तुझे यह सब काम करना पड़ेगा। उषा मम्मी की एक बात अच्छी थी कि उन्होंने कभी भी मुझ पर हाथ नहीं उठाया था और कभी कभी मुझे अपने पास बुलाकर कहती थी कि बेचारी बिन माँ की बच्ची। पर मैं उनसे बहुत नफरत करती थी। वह बुरी इंसान थी, लेकिन शायद इतनी भी बुरी नहीं थी। बस वो मेरे पापा को हासिल करना चाहती थी और अब मेरे पापा उन्हें मिल चुके थे तो मुझ पर कभी कभी रहम दिखाती थी। वह मुझे स्कूल भी भेजती थी और कहती थी तुझे पढ़ना ही होगा, अगर पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो अच्छी शादी भी नहीं होगी। पर रात को वह मुझे पढ़ाने के बाद घर का काम करवाती थी। हमेशा यही बोलती थी पहले पढ़ाई करेगी फिर काम करेगी। पर मैं उनसे कभी प्यार न कर सकी, पर कभी भी उनसे बहस नहीं करती थी, क्योंकि अब वही मुझे देखती थी तो उनकी हर बात सुनकर चलती थी। एक दिन हिम्मत करके मैंने उषा मम्मी को भैया के बारे में बताया। उसने पूछा भैया तुझे हाथ तो नहीं लगाता? मैंने ना में सिर हिलाया तो उसने कहा तब कोई बात नहीं। देखते ही देखते ठंड का महीना आ गया। हमारे घर में एक्स्ट्रा रजाई नहीं थी तो मुझे एक ही रजाई में भैया के साथ सोना था। पर मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। जब मैं रात को सोने लगी तो कोई चीज मेरे शरीर में चुभने लगा। मैं काफी घबरा गई। मेरी सांसें बहुत तेज तेज चलने लगी थी, पर मैं नादान थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या चीज मुझे चुभ रही है। मेरा सौतेला भाई मुझे ठीक से बात नहीं करता था, मुझे हर वक्त डांटता धमकाता रहता था। मम्मी पापा के सामने तो सही रहता था, पर अकेले में मुझ पर हमेशा चढ़ता था। एक दिन सुबह मैं लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। उषा मम्मी ने यह देखा तो मुझे अलग से बुलाकर पूछने लगी कि क्या बात है, तू ऐसे क्यों चल रही है? मैंने कहा मेरे पेट और कमर में बहुत दर्द हो रहा है। इस बात से वो काफी चिंतित हो गई थी और मुझे गले लगा लिया था। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर वह क्यों घबरा रही है। पर अब जब भी मैं रात को सोने जाती तो कोई चीज मेरे पेट में तो कभी मेरे कमर में चुभती थी और मुझे समझ नहीं आता था कि वह क्या चीज है। तो मैं काफी घबरा जाती थी और बिल्कुल पसीने पसीने हो जाती थी। सुबह उठती तो मैं घर पर भी घबराई हुई सी रहती थी। उषा मम्मी मेरे ऊपर नजर बनाए हुए थी और वह अक्सर मेरी तबीयत के बारे में पूछती रहती थी। एक दो बार तो वह मुझे लेडी डॉक्टर के पास भी लेकर गई और मेरा चेकअप करवाया। मुझे आजकल उनके चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी थी, पर उन्होंने इस बारे में मुझे या पापा से कुछ नहीं कहा। पर मुझे तरह तरह के सवाल पूछती रहती थी। किसी ने तुझे हाथ तो नहीं लगाया? अगर कोई हाथ लगाए तो मुझे बताना। मेरी तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी और मैं कमजोर होती जा रही थी। मेरे पेट और कमर में दर्द रहता था। मैं 13 साल की होने वाली हूँ, पर मैं खिलने की जगह मुरझाती जा रही थी। जब सोने का टाइम होता तो मैं बहुत घबरा जाती और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। एक दिन मैं स्कूल से आ रही थी तो मैंने देखा भैया कुछ लड़कों के साथ बातें कर रहे थे। राजेश भैया जिन लोगों से बातें कर रहे थे वो कुछ अच्छे नहीं थे और काफी चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रहे थे। शायद उनके बीच कोई झगड़ा हो रहा था। मैं घबराई हुई थी, जल्दी से घर आ गई। यह बात मैंने अपनी मम्मी से कह दी। फिर उषा मम्मी और भैया के बीच में न जाने क्या बात हुई थी कि रात को सोते टाइम भैया मुझ पर चढ़ गया और मुझे धमकाने लगा था। उसकी नज़र अब कुछ अलग सी लग रही थी। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी और कोई चीज मेरे शरीर में चुभ रही थी। मुझे धमका रहा था कि अपने काम से काम रखो। मैं चिल्ला नहीं पा रही थी क्योंकि उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया था। लेकिन उस रात के बाद से मैं भैया की शिकायत करना बंद कर दिया था। लेकिन अब मैं भैया से दूर दूर रहती थी और वह मेरी तरफ ऐसे देखता था कि जैसे मुझे खा जाएगा। उसके अंदर मुझे एक बदलावट नजर आती थी। मेरे सामने वह बिल्कुल जंगली हो जाता था और मैं यही सोचती थी कि इस घर पर ऐसे मैं कैसे टिक पाऊंगी। पर एक रात मैं सो रही थी और फिर से वह चीज मेरे कमर में चुभने
डूबने लगी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं उस चीज को देखूंगी कि आखिर वह क्या चीज है। तो हिम्मत करके मैंने इस चीज को अपने हाथों से पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचने लगी कि तभी भैया लाल लाल आंखें करके मेरे ऊपर चढ़ गया और मेरा मुंह दबा दिया। डर के मारे मेरी हालत बहुत खराब हो गई और मैं चीखने की कोशिश करने लगी, पर उसने मेरा मुंह दबा रखा था और मेरे ऊपर चढ़कर उसने कुछ ऐसा किया कि मेरी रूह कांप उठी। जब उस रात भैया सो गया तो मैं चुपके से उठकर अपना कुछ सामान लिया और दरवाजा खोलकर घर से भाग गई। मैं उस सुरक्षित घर को छोड़कर भाग गई जहां मेरे पापा और उषा मम्मी थे, क्योंकि मेरे पास अब कोई चारा नहीं बचा था। मैं रो रही थी और दौड़ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं। तभी मुझे ख्याल आया कि पड़ोस के शहर में मेरी मौसी अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। मौसी विधवा थी। मैंने सोचा शायद वह मुझे अपने साथ रख ले, तो मैं दौड़ती भागती गिरती पड़ती किसी तरीके से उनके घर पर पहुंची। उस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे। मौसी मुझे देखकर चौंक उठी। मैं मौसी के गले लग गई थी और रोने लगी थी और मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया था जो मेरे साथ हुआ था। पर मौसी के घर की हालत देखकर मुझे समझ आया कि वह बहुत ही गरीबी से दिन गुजारती है। मौसा जी की मौत के बाद उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उस वक्त उन्होंने मुझे अपने पास रख लिया और कुछ नहीं कहा। मैंने कहा था मौसी अगर मेरे पापा ढूंढे तो उन्हें मेरे बारे में मत बताना, मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन कुछ दिन के बाद मेरी मौसी भी बहुत रोने धोने लगी और कही कि बेटी मैं तो विधवा हूँ, मैं अपने बच्चों का ही पेट नहीं पाल पाती, फिर तुझे कैसे पाल पाऊंगी, मैं तेरी जिम्मेदारी नहीं ले सकती, तो घर वापस चली जा। पर मैं उस घर पर दोबारा वापस नहीं जाना चाहती थी जहाँ मेरा सौतेला भाई था। मैंने अपनी मौसी के साथ हाथ जोड़ लिए और कहा कि मुझे किसी घर पर काम पर लगा दो, मैं उनके घर पर रह जाऊंगी और दिन भर काम कर लूंगी। मेरी मौसी ने कहा तू मात्र 13 साल की है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि तुझे कोई काम पर रख ले। कुछ दिनों के अंदर मुझे एक घर पर काम मिल गया। वह एक नर्स और डॉक्टर का घर था। उसने कहा था कि तुम अभी 14 साल की नहीं हुई हो, इसलिए कोई पूछे तो कहना तुम रिश्तेदार हो। उन्होंने मेरा एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा दिया था और कहा था कि तुम्हें 10वीं तक पढ़ाई करनी पड़ेगी। उन्होंने मुझे अपने बच्चे को संभालने का काम दिया था। स्कूल से आने के बाद मैं उनके बच्चों को संभालती थी जो कि 2 साल का था। मैं वहीं से अपनी 10वीं की परीक्षा पूरी की। उन्होंने मुझे रहने के लिए कमरा भी दे दिया था और मेरे कपड़ों का भी इंतजाम वही करते थे। बस मुझे उनके बच्चे को संभालना पड़ता था। जब मैं 18 साल की हुई तो उनका बच्चा भी काफी बड़ा हो गया था। एक दिन नर्स ने बताया कि हमें और काम के लिए किसी की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो अपने घर पर वापस जा सकती हो। घर का नाम सुनकर मैं रोने लगी थी। तो उस नर्स ने पूछा कि क्यों रो रही हो, क्या बात है? तो मैंने सब कुछ बता दिया था जो मेरे घर पर हुआ था। नर्स ने मुझे अस्पताल में आया के काम में लगा दिया और मैं एक छोटा सा कमरा भी किराए पर ले लिया। मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था और मैं आगे बढ़ती जा रही थी कि तभी मेरा अतीत मेरे सामने आ गया। मैं अपने सौतेले भाई का पीछा करने लगी थी। उसका पीछा करते करते मैं उनके घर तक पहुंच गई। मेरा सौतेला भाई थोड़ी देर घर पर रहा, फिर बाहर कहीं निकल गया। मौका देखकर मैं कमरे के अंदर गई। वहां देखा मेरे मम्मी पापा बैठकर चाय पी रहे थे। मुझे अपने सामने देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उषा मम्मी तो तुरंत उठकर मुझे गले से लगा लिया और कहा बेटा तू कहाँ चली गई थी, हमने तुझे कितना ढूंढा पर तू हमें कहीं नहीं मिली। मेरे पापा की आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रूह कांप उठी। मेरा सौतेला भाई कमरे के अंदर घुस आया था। जब उसने मुझे देखा तो कहा तू रेखा है ना, वही आया जो मुझे अस्पताल में मिली थी। मेरी सौतेली बहन। मेरी हालत बहुत खराब थी, लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके अपनी मम्मी पापा से कहा कि भैया की वजह से ही मैं घर से भागी थी, क्योंकि जब मैं और भैया एक रजाई में सोते थे तो कोई चीज मुझे चुभती थी। एक दिन हिम्मत करके मैं जब वह चुभती हुई चीज को पकड़ लिया और अपनी ओर खींचा तो मेरे दिल दहल उठा था, क्योंकि वह उसकी बंदूक थी। जब मुझे अपने भाई का राज पता चल गया, उसने मेरे ऊपर चढ़कर मेरा मुंह दबा दिया था और कहा था कि मम्मी पापा को इस बारे में बताएगी तो तेरा भी वही हाल करूंगा जो तेरी माँ का किया था, गोली मारकर तेरी जान ले लूंगा। यह बात सुनकर मेरे पापा उठ खड़े हुए और कहे तुमने मेरी पत्नी को मारा था, पर क्यों? मैं तो यही समझता था कि उसे चोरों ने गोली मारी थी। उसने कहा
उन्हें रास्ते से हटाने के लिए मारा था ताकि आप मेरी मम्मी से शादी कर लो। मेरी मम्मी आपसे बहुत प्यार करती थी पर आपने उन्हें ठुकरा दिया था और बार बार उन्हें यही समझाते थे कि आप उनसे नहीं बल्कि मीरा से प्यार करते हैं। यह सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। मेरे पापा मेरी मम्मी से ही प्यार करते थे और उषा आंटी से प्यार नहीं करते थे। भाई ने कहा इसलिए मैंने उन्हें मारने के लिए उनके खाने में एक दवा मिला दी थी जिससे कि वह बीमार हो गई थी। लेकिन फिर मीरा ने मेरी माँ का आना जाना बंद कर दिया था जिससे कि मैं वह दवाई चालाकी से उनके खाने में नहीं मिला सका। उषा माँ यह बात सुनकर हैरत में पड़ गई और कहा तूने उनके खाने में दवाई मिलाया और जब तेरा काम नहीं बना तो उसे गोली मार दी। क्यों किया तूने यह सब कुछ? उसने कहा मैंने आपके लिए किया माँ, क्योंकि मुझे पता था कि आप अकेली हो और दूसरी शादी करना चाहती हो। उषा रोने लगी और कहा मैं तेरी अच्छे से परवरिश नहीं कर पाई। देख रेखा एक आया बन गई है जबकि उसे घर का आराम तक नसीब नहीं हुआ और तू एक गुंडा, वह जान बचाती है और तू जान लेता है। हमारे घर से अभी के अभी निकल जाओ और दोबारा कभी यहाँ कदम मत रखना। तुझमें जरा भी शर्म है तो अपना गुनाह कबूल कर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। मेरा भाई गुस्से से घर से चला गया पर उसने अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं किया बल्कि शहर छोड़कर कहीं भाग गया। मैं उसके बाद से अपने मम्मी पापा के साथ ही रहने लगी थी और आया का काम करती थी। मैं उषा माँ को हमेशा गलत समझती रही लेकिन मेरी सौतेली माँ तो अच्छी इंसान थी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और मेरे अच्छे इस घर में शादी करवा दी। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।